हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि द हिंदू और पीआईबी से हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो तियानी के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट रीप्लान को जानेंगे, ओलंपिक्स मेडल को लेकर डिस्कस करेंगे, समग्र शिक्षा अभियान एंड मोस्पी के बारे में भी एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एसडीजी को डिस्कस करते हुए एक स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है इसके बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा। कुछ इस तरीके के जो वीडियोस हैं, स्मॉल वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे जो कि 1 से 2 मिनट के रहने वाले हैं। ये रिवीजन वीडियोस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। इससे जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेंगे। आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पे इस तरीके के जो 1 मिनट 2 मिनट वीडियो होंगे उसको जरूर देखिएगा ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी जो रिवीजन है वो यहाँ पर हो पाए। चलिए चलते हैं, यहाँ पर टारगेट को सेट करते हैं। तो जल्दी से मुझे बताएं आउट ऑफ 10 आप कितना टारगेट सेट करने वाले हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा टारगेट सेट करके उसे अचीव करने की, लेकिन लेस देन 6 भी अगर आपका स्कोर आता है तो भी कोई बात नहीं, ग्रेजुअली आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव होने लग जाएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है तियाने के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है। ये टी शेप स्टेशन को जाकर कनेक्ट करेगा, ये भी हो सकता है। एंड द स्टेशन विल ऑपरेट इन द लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम 340 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। तो ये जो ऊंचाई है वो बताई है कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन कहां पर लोकेट करता है। टाइम पीरियड जो 10 सेकंड्स का वो मैं शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। यहाँ पे तियाने मॉड्यूल जो है कुछ टाइम पहले भी न्यूज में था, अभी भी इसको लेकर एक आर्टिकल आया था। तो चाइना ने जो तियाने है इसको लॉन्च किया था एंड तियाने जो था वो एक कोर मॉड्यूल था। किस चीज के लिए? क्योंकि चाइनीज अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। क्योंकि चाइनीज जो थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको रोक दिया था एक्सेस करने से। और वहीं पे चाइना ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज नहीं करने दे रहे हैं तो हम अपना स्पेस स्टेशन जो है वो यहां पर बना लेंगे। और यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है किस किस के द्वारा बनाया गया था? रोसकॉस्मोस रशियन एजेंसी उसमें शामिल थी, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी शामिल थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल थी, जापानीज की जाक्सा शामिल थी और कनाडा की जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है सीएसए वो भी उसके अंदर शामिल थी। तो यहां पर चाइनीज को एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से चाइनीज जो थे अपना स्पेस स्टेशन बना रहे थे। और अभी तो रशिया ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि वो भी अपना स्पेस स्टेशन जो है बनाना शुरू करेंगे काफी जल्दी। और इसी स्पेस स्टेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, क्योंकि देखिए जब एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग अलग काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है तियाने जो है एक मॉड्यूल जो है वो ऐड किया जा रहा है टी शेप स्टेशन। क्योंकि जो यहाँ पे चाइनीज स्टेशन है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं इमेज के अंदर, उसकी जो शेप है वो टी के आकार की है, ठीक है। और वो कहां पर रखा जाएगा? वो लो अर्थ ऑर्बिट में 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे रखा जाएगा। क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट होने वाला है? आंसर इज नो। ये किसका पार्ट रहेगा? चाइनीज स्पेस स्टेशन का पार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। यहां पर देखिए ये टी शेप का आपका मॉड्यूल है। तियाने जो है ये मेजर मॉड्यूल है और ये लिविंग एरिया है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉट्स यहां पर जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह होगी, एक जगह होगी जहां पर वो अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। जैसे यहां पर देखिए आप, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, उससे आपको क्लियर दिखाई देगा। ये जो दो मॉड्यूल्स हैं यहां पर सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए जाएंगे। ये लिविंग एरिया रहेगा, जैसे घर पे भी होता है ना, घर में आपकी स्टडी अलग होती है जहां पे आप स्टडी करते हैं, घर का लिविंग एरिया अलग होता है, बेडरूम अलग होता है। उसी तरीके से यहां पर भी ये लिविंग एरिया है तियाने, जो कि अभी भेजा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि प्रोजेक्ट रीप्लान को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट रीप्लान जो है ये किससे रिलेट करता है? क्या ये ऑयल गैस से रिलेट करता है, प्लास्टिक से, एग्रीकल्चर से या फिर स्टील से? 10 सेकेंड्स में शुरू कर देता हूं आपके, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने पेटेंट रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। तो प्लास्टिक को मिक्स करके एक हैंडमेड पेपर जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है और उसको लेकर जो पेटेंट है वो भी यहाँ पे केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ले लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? देखिए जब यहां पर पेपर और प्लास्टिक को मिक्स किया जाएगा तो आप एक ऐसा बैग बना पाएंगे जिसमें दोनों एलिमेंट रहने वाले हैं। अभी तक क्या होता था? अभी तक हम प्लास्टिक बैग यूज करते थे,
अभी कैसे बैग यूज करेंगे, पेपर प्लास्टिक बैग यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो यहां पर काफी कम हो जाएगा, ठीक है। और प्लास्टिक के इस्तेमाल को ही कम करने के लिए प्रोजेक्ट रीप्लान जो है उसे लेकर आया गया है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लेकर आया गया, तो वहां पर अलग अलग मंत्रालयों के नाम और एजेंसीज के नाम दिए जा सकते हैं, बट केवीआईसी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे पढ़िए, द पेटेंट सर्टिफिकेट इट इज इश्यूड टू केवीआईसी कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ऑन 2 अगस्त 2021 बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर जो है इसे डेवलप किया गया किसके अंदर, प्रोजेक्ट रीप्लान के अंदर, जिसका मतलब है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फॉर नेचर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, ध्यान रखिएगा। द इन्वेंशन इज अलाइंड विद, किससे अलाइन करती है, प्राइम मिनिस्टर की जो कॉल थी फॉर फाइटिंग द मेनेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिसका एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉल दी थी कि इस तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उनको हमें क्या करना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है। अब ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है केवीआईसी के द्वारा, इट यूजेस बोथ हाई एंड लो डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन दैट नॉट ओनली एड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द पेपर, क्योंकि जानते हैं प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इवन तो गवर्नमेंट ने बैन किया तब भी प्लास्टिक जो है एक्चुअल में तो बैन नहीं हुआ। आप जाते होंगे दुकानों के अंदर तो अभी भी प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। रीजन इज क्योंकि जो आपका पेपर बैग करता है, प्लास्टिक बैग उससे बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है और पेपर बैग जो होते हैं फट जाते हैं। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को हमें समझना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पेपर बैग है उसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर पेपर बैग की ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी तो लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पे केवीआईसी ने दिमाग लगाया कि एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक बैग की खूबियां भी हो और प्लास्टिक बैग जो है उसके जो नुकसान होते हैं वो ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर और प्लास्टिक को मिक्स कर दिया। उससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, लेकिन जो आपका बैग होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ताकि आप उसका लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल भी कर पाए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंडियन हॉकी को लेकर है, पूछा गया इंडियन हॉकी को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर तो कम ही पूछे जाते हैं, पीसीएस के अंदर चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या फिर हरियाणा का पीसीएस आने वाला है अभी, या दूसरे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन करके दिए जाते हैं। तो या फिर दूसरे एग्जाम की ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कई बार यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खास तौर पे क्योंकि ओलंपिक्स जो है वो चल रहे हैं। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है लास्ट टाइम इंडिया वन एनी मेडल इन ओलंपिक वाज गोल्ड। तो यहाँ पे इंडियन हॉकी की बात करी जा रही है। लास्ट टाइम जब इंडियन हॉकी की बात करी गई थी तो हमने लास्ट टाइम जब मेडल जीता था वो क्या जीता था, गोल्ड जीता था। हो सकता है लास्ट मेडल जो जीता गया था यहाँ पर मॉस्को में जीता गया था, ये भी हो सकता है। दिस टाइम जो हमने मेडल जीता है वो है ब्रॉन्ज और वो हमने टोक्यो में जीता है, ये भी हो सकता है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। 3 फैक्चुअल चीजें दी हैं आपको प्रेजेंट ओलंपिक को लेकर और पुराने ओलंपिक को लेकर, जिसमें यह भी आपको पूछा गया है कि हॉकी को लेकर हमने पहले कौन से मेडल जीते और कौन सी लोकेशन पे जीते। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं आपको वैसे एक पूरा दिखाने वाला हूं कि कब कब हमने कौन कौन से मेडल जीते। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम 1980 के अंदर हमने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर, और जो लास्ट मेडल था वो मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर जीता गया था। ठीक है, द टाइम इंडिया हैज वन दिस टाइम, क्या जीता है हमने, ब्रॉन्ज जीता है टोक्यो के अंदर। तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। यहां पर देखिए एक बार, सो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, इंडियाज मेंस हॉकी मेडल विंस एट द ओलंपिक। तो यहाँ पे एम्स्टरडेम में 1928 में गोल्ड, फिर गोल्ड 32 में भी, 36 अगले ओलंपिक में भी, फिर बीच में थोड़ा सा टाइम गैप आया, फिर 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड, 56 में 3 लगातार गोल्ड, 60 में थोड़ी सी पोजीशन नीचे गई सिल्वर, लेकिन फिर से हमने रिकवर किया, 64 में गोल्ड, 68 में ब्रॉन्ज, देन गोल्ड अगेन। लेकिन 1980 से 2020 तक आप देख रहे हैं टाइम पीरियड पूरा खाली था, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर एक ऐसी टीम जो कि इंडिपेंडेंस से पहले भी गोल्ड जीता करती थी, ऐसा क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद और खासतौर पे 1980 के बाद पोजीशन इतनी डाउन हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से हमारी रिकवरी होना शुरू हुई है। 2020 में ब्रॉन्ज आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश कर सकते हैं 2021 से, वैसे तो रादर 2024 के अंदर जो ओलंपिक्स होंगे चांसेस आर लाइकली कि हम और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे वहां पर। खैर चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जानते हैं कि बताइए इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली बात तो ये कहती है कि इसके अंदर प्री स्कूलिंग लेवल से लेकर क्लास 12वीं, कक्षा 12वीं तक की जो स्टडीज और एजुकेशन होती है उसको कवर किया जाता है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। हो सकता है सेंटर और स्टेट, इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको 60:40 के अंदर डिवाइड करते हैं। तो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर आपका शुरू कर दिया है, जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्योंकि अभी हुआ क्या है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने
अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द रिवाइज्ड समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान को पहले तो रिवाइज किया गया और कहा गया कि ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कंटिन्यू रहने वाला है और टोटल फाइनेंशियल आउटले इसको 3 लाख करोड़ के आसपास का दिया जाएगा, जिसमें सेंटर का शेयर जो रहेगा 1.85 ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का रहने वाला है। ठीक है, तो यस यहाँ पे 60:40 की शेयरिंग रहती है, ध्यान रखिएगा, और प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक को कवर किया जाता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाती है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, मैंने आपको बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट प्लान जो थे वो इसके अंदर सबस्यूम करे गए थे। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 3 प्लान्स को सबस्यूम किया गया था, इसको मिलाया गया था। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि जो पुरानी चीजें हम पढ़ रहे हैं कहीं उसको भूलते तो नहीं जा रहे, क्योंकि वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजों को भूलेंगे नई चीजों को पढ़ने के चक्कर में तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा, याद नहीं है तो चाहें तो गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए, द मेजर इंटरवेंशन की बात करें जो कि स्कीम के अंदर प्रपोज करी गई है, सबसे पहले तो बात करी गई है कि यूनिवर्सल एक्सेस देना है हमें यहां पर स्टूडेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और साथ ही साथ हमें बेसिक जो आपकी एजुकेशन होती है जिसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी शामिल है, ये यहां पर बच्चों को प्रोवाइड करनी है। और खास तौर पे जो बात करी गई इन सब के अलावा, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी समझ में आती है, एजुकेशन बेसिक एजुकेशन की बात करी समझ में आती है, लेकिन यहां पर बात करी गई है डिजिटल इनिशिएटिव की भी, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे उनके पास तो फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल था, मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स के थ्रू उन्होंने अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन किया। बट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि घरों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था और स्कूल्स के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, वहां पर कुछ डीसीज एंड डीएम्स जो आपके जैसे जो आपका फ्यूचर होने वाला है उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा रोल प्ले किया और जो वहां पर कम्युनिटी रेडियोस थे उनका इस्तेमाल करके सरकारी स्कूल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी। खैर, इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन जो है वो भी इसमें शामिल करी जा रही है और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ जो स्कूल का मतलब है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जो आपकी बुकिश नॉलेज होती है, स्पोर्ट्स का जो कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बात कर रहा है 3 स्टेटमेंट्स को लेकर कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो एमपीज होते हैं उनको यहां पर 5 करोड़ रुपए जो है एमपी लेट स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है, हो सकता है। फंड्स रिलीज टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अंडर एमपी लेट्स वो लैप्सेबल नहीं होते, मतलब एमपी लेट का जो फंड है वो लैप्स नहीं होता है, ये भी हो सकता है। फंड्स जो होते हैं जो आपके अनयूटिलाइज रहते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मैं यहां पर टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप आंसर करिएगा, क्योंकि अभी कहा गया है यहां पे एक न्यूज थी इसको लेकर कि हाफ ऑफ द बिलेटेड 2200 करोड़ जो कि अलॉट किए गए थे कंप्लीटिंग द ऑनगोइंग एमपी लेड प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है जो एमपीज होते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराते हैं और वहीं पर ही इन्हीं 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि जो 2200 करोड़ रुपए बिलेटेड थे जो अलॉट किए गए थे टू कंप्लीट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन 2020-2021 वो यहां पर लैप्स हो गए। अभी हुआ क्या, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो स्टैट्स मिनिस्ट्री थी, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री को कहा कि ये जो स्कीम को लेकर गाइडलाइंस हैं आप इसको टाइटन करिए, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाए, क्योंकि ये चीज पहले भी कही गई थी और कहा गया कि देखिए मान लीजिए इफ अ वर्क इज सैंक्शन बाय एन एमपी और वो वर्क जो है 5 साल तक उस पर कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर जो फंडिंग है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, ये यहां पर गाइडलाइंस के तौर पे बताया गया था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये तो पूरी इसके अंदर न्यूज थी कि क्या चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मॉस्पी और एमपी लेट फंड के बीच में। यहां पर एमपी लेट जो स्कीम होती है इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए हर एमपी को दिया जाता है, तो कुल मिला के जितने भी एमपीज हैं 5-5 करोड़ सबको दिया जाएगा, तो एक काफी बड़ी रकम जो है वो यहां पर बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा एमपी लेट स्कीम के अंदर कितना पैसा दिया जाता है, एमपी लेट स्कीम के अंदर जितने भी एमपीज हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए दिया जाता है अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। इसे कहा क्या जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तभी इसको नाम जो है एमपी लैड या एमपी लैड्स दिया गया। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को जो पैसा दिया जाता है क्या वो लैप्सेबल होता है, ऐसा नहीं है, वो फंड लैप्सेबल नहीं होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जा सका, ठीक है, यूज नहीं किया जा सका, तो उस केस में क्या होता है वो पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर पाए। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए
सो आपकी 100 डेज की सीरीज, 50 डेज की सीरीज, दे आर अवेलेबल ऑन exam.netmonk.com, netmonk.com के ऊपर भी अवेलेबल है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अपकमिंग एग्जाम जो है वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले, बिकॉज ये जो सीरीज है 2021 एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। स्टैटिक पोर्शन जो है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स तो यूट्यूब से आपका हो जाता है, जो स्टैटिक पोर्शन है जिसके अंदर हिस्ट्री आपका आता है, ज्योग्राफी आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, ये सभी सब्जेक्ट्स को अलोंग विद इकोनॉमिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो उनको कवर कर सकते हैं, फॉलोड बाय जो उनके एमसीक्यूज होते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर राइटिंग को भी यहां पर कर सकते हैं। सो दी सीरीज विल हेल्प यू कि आपकी जो प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर पास होने के जो चांसेस हैं उसको इंप्रूव किया जा सके। अगर आप नेक्स्ट के लिए तैयारी करें देन यू कैन गो फॉर द 500 डेज सीरीज, जो कि मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब करके आप ले सकते हैं, बिकॉज इसमें 500 डेज का जो प्लान है वो दिया गया। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल बनाने की भी जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे जो आपके कंटेंट होता है वो आपके डे के अंदर अवेलेबल होता है। यू कम टू योर डे 1 को ओपन करें, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, जो वीडियोस देखने हैं वो वीडियोस देखिए, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए वो मॉक टेस्ट करिए, जो आंसर राइटिंग असाइनमेंट्स है वो करिए, जितना भी मटेरियल यहाँ पर दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। देन गो टू डे नंबर 2, डे नंबर 3, सो ऑन अप टू आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस, क्योंकि जब आप होते हैं यहाँ पर डे 0 के ऊपर और जब आप होते हैं डे 100 के ऊपर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ चुका है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली क्रिएटेड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन चारों में से कौन सा रिसेंटली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है? विक्रांत, विक्रमादित्य, विराट या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, सोचिएगा इसके बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इंडियन नेवी को और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर द मेडन सी ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया का पहला इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी विक्रांत। ठीक है, आईएसी विक्रांत जो है काफी दिन से न्यूज में भी है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है इंडियन नेवी को भी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को भी, क्योंकि अभी तक जो इस तरीके के हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते थे वो हम खुद नहीं बनाया करते थे। आपको याद होगा, कोई हम रशिया से ले लिया करते थे, फिर उसका जो नाम होता था बदल के उसका नाम विराट रख देते थे या विक्रमादित्य रख देते थे, लेकिन हमारा खुद का कोई नहीं था। तो उनके वहां पर जो चीजें रिटायर कर दी जाती थी, कहते हैं ना कि जो सेकंड हैंड चीजें होती है वो हमें यहां पर दी जाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने अपना खुद इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो काफी फक्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम जो यहां पर टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे वो दूसरों की यूज किया करते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली साइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो एक नई कंट्री जो है आईएसए के साथ जुड़ी है, क्या वो इजराइल है, जर्मनी है, यूएस है या फिर यूके है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा। Recently, this country has become the 5th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement after amendments to it entered into force on 8 जनवरी 2021। 8 जनवरी को इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स डाली गई थी, उसके बाद अभी जो है इसको साइन कर दिया गया है। और ये जो कंट्री बनी है वो कौन सी है? इट इज द रीसेंट एंट्रेंट इज जर्मनी। बी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंबरशिप की बात करें, मेंबरशिप टू द आईएसए वाज अर्लियर लिमिटेड टू 121 कंट्रीज विच वर पार्शियली। देखिए जो आपकी ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती हैं, चाहे वो पूरे तरीके से आए या पार्शियली आए, ठीक है, उन कंट्रीज को यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर रखा जाता है, आईएसए के अंदर रखा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज के लिए जगह लिमिटेड करी गई थी। दिस डिड नॉट अलाउ मेजर सोलर एनर्जी इकोनॉमीज, जैसे कि इसके अंदर हम जर्मनी को नहीं ला पा रहे थे और दूसरी ऐसी कंट्री थी जिनको कि इस कंडीशन की वजह से नहीं ला पा रहे थे। यहां पर क्या किया गया, दिस इनिशिएटिव जो है अभी ओपन अप किया गया दूसरी कंट्रीज के लिए भी, एंड द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लेकर आया गया है। तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। एट द इंडियन अफ्रीकन समिट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और यहां पर 2015 का वो टाइम था जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो थी, पेरिस कॉन्फ्रेंस, वो वाला टाइम चल रहा था। उससे पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च कर दिया था। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ओपन किया गया और काफी सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने इसे साइन भी किया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोई बता सकता है? सो हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम। ठीक है, तो हरियाणा गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है। फिलहाल यहां पर जो आंसर था बी था। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेफ्ट साइड पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, राइट साइड पे दिया है कि ये एसडीजी किससे रिलेट करता है। तो यहां पर देखते हैं कि आप इसको बता पाते हैं नहीं बता पाते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेट करता है, 5 एजुकेशन से, 8 इंडस्ट्री से। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। फिर हम यहां पर देखेंगे क्योंकि 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और मेंस के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। जो आप यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जरूर लिखिएगा। इसी तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, मरीन सेक्टर को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ऐसे गोल्स हैं वो हर उस एरिया से है जहां पर क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर बनकर आता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 किससे रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू एजुकेशन। 5 किससे रिलेट करता है? जेंडर इक्वालिटी से रिलेट करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 6 किससे रिलेट करता है? क्लीन वाटर से। और 7 किससे रिलेट करता है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी से। 8 किससे रिलेट करता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से। इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्री का जो गोल है वो गोल नंबर 9 है। तो यहां पे तीनों ही आपके गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार मैं आपको जो ग्राफिक है वो भी दिखा देता हूं। सो दीज आर द 17 गोल्स जिनको आपको याद रखना ही रखना है। पॉवर्टी से लेके जीरो हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वर्क, इंडस्ट्री, inequalities, sustainable development, responsible consumption, climate action, life below water, marine sector, life and land, peace and justice, partnership for the goals। ठीक है, तो यहां पर आप जो नंबर्स हैं उसके साथ उस चीज को जोड़ के देखिएगा। 1 नंबर के साथ पॉवर्टी को जोड़ के देखिएगा, सेकंड के साथ हंगर को एसोसिएट करिएगा, फिर आपको ये सारे याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। आईयूसीएन स्टेटस पूछा है स्वाइन होज सॉफ्ट शेल टर्टल का। यहां पर क्या ये वल्नरेबल है, क्या ये एंडेंजर्ड है, क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या फिर लीस्ट कंसर्न है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, बताइए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन पुट बाय द कंजर्वेशनिस्ट ताकि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड टर्टल जिसका नाम है स्वाइन होज सॉफ्ट शेल टर्टल, इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है, एनिमल इज ऑल्सो नोन एज हॉर्न कैम टर्टल और यंगजे जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल भी इसे कहा जाता है। इन वियतनाम दीज एनिमल्स हैव ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस। वियतनाम के अंदर कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और जो पीपल हैं, हनोई में रहने वाले जो लोग हैं, वो इस टर्टल की पूजा करते हैं क्योंकि इनको भगवान के बराबर की संज्ञा दी गई। तो ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट टॉपिक को देखते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है हाईएस्ट मोटरेबल टनल को लेकर। कहां पर लोकेट करती है ये? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाथुला पास, उमलिंगला पास, शिपकिला पास एंड जलेपला पास। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं, यहां पे इसको सड़क कर लीजिएगा, रोड कर लीजिएगा, टनल मत करिएगा। बताइए हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहां पर लोकेट करती है? सबसे ऊंची मोटरेबल रोड कहां पर लोकेट करती है? यहां पे नाथुला पास लिखा है, उमलिंगला पास लिखा है, शिपकिला पास है, जलेपला पास है। रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है एंड कंप्लीट किया है ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि उमलिंगला पास ईस्टर्न लद्दाख के अंदर लोकेट करती है। अब जानते हैं कि चाइना इस तरीके के काम काफी करता है। चाइना जो है बॉर्डर के पास के रीजन को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है ताकि ऐसी ऐसी सड़कें बना दी जाए ताकि वहां पर अगर टैंक्स को भी लेकर आना है तो वो लेकर आके हमारे ऊपर दबाव बना सके। सो सेम थिंग जो है वो इंडिया भी अब कर रहा है। बेहतर से बेहतर रोड बनाने की कोशिश करी जा रही है ताकि चाइनीज को उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब दिया जा सके। खैर, यहाँ पे उमलिंगला पास जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, ईस्टर्न लद्दाख में लोकेट करती है। और यहां पर ध्यान से एल्टीट्यूड इसका सुनिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है उसका कितना आपका जो बेसिकली ऊंचाई है तो 8,848 मीटर, जो कि ऑलमोस्ट 29,000 फीट हो जाता है। ठीक है, और ये जो रोड है ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो अपने आप में देखिए उतना तो ऊंचाई पे नहीं है, डेफिनेटली उतना हो भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ फिर भी काफी ऊंचाई पे यहाँ पे बीआरओ के द्वारा ये काम करके दिखाया गया, जो अपने आप में काफी ज्यादा अप्रिशिएटिव है। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर, सो दैट यहाँ पर 30% मोर मटेरियल रिटेंशन जो है आपका हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आंसर देने की कोशिश करिएगा। तिहाने जो पूरा मॉड्यूल है ये किस कंट्री के द्वारा लेकर आया गया बताइए?
लो अर्थ ऑर्बिट में इसे रखा जाएगा। चाइना के द्वारा लेकर आया गया है, टी शेप का मॉड्यूल है जो कि लिविंग एरिया के तौर पे काम करेगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए। रीप्लान जो है किसका प्रोजेक्ट है, प्लास्टिक को कम करने के लिए पेपर प्लास्टिक को मिक्स करके बैग्स बनाए जा रहे हैं, केवीआईसी का प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा जीआई टैग को लेकर भी इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन जो हुआ था इंडियन हॉकी को लेकर हुआ था। इंडियन हॉकी में मैंने आपको क्या बताया था, अभी रिसेंटली क्या जीता है हमने, ब्रॉन्ज। लास्ट टाइम 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर हमने गोल्ड जीता था। ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे हैं, क्वेश्चन आ भी सकता है। फिर हमने समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जाना। मुझे बताइएगा समग्र शिक्षा अभियान में तीन कौन कौन से प्लान्स प्रोजेक्ट्स जो थे हमने ऐड किए थे। यहाँ पे प्री स्कूलिंग टू क्लास 12 को ऐड किया गया है एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब यह है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करती है। 60:40 का रेशियो रहता है इसके अंदर। एमपी लैट के बारे में डिस्कशन हुआ। एमपी लैट के अंदर कितना पैसा दिया जाता है हर एमपी को, बताइए मुझे। एमपी लेट्स के अंदर फंड जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिए गए, लैप्स नहीं होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं और यहाँ पर 5 करोड़ हर एमपी को दिया जाता है। इसके बाद 100 डेज, 50 डेज, 200 डेज की जो सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा exam.netmoc.com पर जाकर। वैसे भी exam.netmoc.com के ऊपर फ्री सीरीज भी अवेलेबल है, आप उनको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोचिन शिपयार्ड ने क्या बनाया, अभी जल्दी से बताएं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को। सो इट इज IAC विक्रांत, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को यहां पर बनाया गया और लाया गया। चलिए इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ISA को ज्वाइन किया है। सो इट इज जर्मनी और इसका जो हेडक्वार्टर है ISA का कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के बारे में बताइए। 4 किससे रिलेट करता है, मैंने आपको 17 के 17 याद रखने के लिए बताए हैं कि अच्छे से चाहे तो इसको अपने रूम में भी प्रिंट करके लगा सकते हैं, कुछ दिन के बाद वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है एजुकेशन से रिलेट करता है। IUCN स्टेटस जो है वो क्या है, स्वाइनोसॉफ्टवेयर टर्टल का, जिसको कि वियतनाम में भगवान का दर्जा दिया जाता है। सो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ध्यान रखिएगा। देन हमने वेरियस पासेस के बारे में जाना। तो ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है ये कहां बनाई गई है, उमलिंगला पास। ध्यान रखिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर इसे बनाया गया। अभी मैं प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन है वो आपको दे देता हूं। कल रेडी रहिएगा, सैटरडे को एंड संडे को आपको दो यहां पर क्या मिलने वाले, सैटरडे संडे 2 दिन आपको मैराथन मिलने वाले हैं। मैराथन में अपने टारगेट को सेट करिएगा और फिर अपने टारगेट को अचीव करके कमेंट सेक्शन में ही मुझे मार्क्स बताइएगा। ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, ताकि जो चीजें हमने पूरे हफ्ते में पढ़ी हैं और पूरे महीने में पढ़ी हैं वो आप यहां पर इस सेशन के अंदर रिवाइज भी कर पाए और देख भी पाए कि लास्ट टाइम जब आपने 3 या 4 या 5 या 6 का स्कोर किया था वो यहां पर इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहां पे देखेंगे कि कौन सी चीज आपने पढ़ी थी वो आपको याद आई दोबारा से, या कौन सी चीज आपने पढ़ी थी फिर भी आपको याद नहीं आई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कल सुबह 7 बजे और संडे को 7 बजे जो मैराथन सेशन आएगा उसको जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो दे रहा हूं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आपको दे देता हूं। चलिए मेंस का आंसर करिएगा। चाइना प्रेशराइजेस ऑन बॉर्डर ड्यू टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के कंपैरिजन में बेहतर है। बॉर्डर एरिया की बात करिए, उनके पास बेटर रोड्स हैं, ज्यादा रोड्स हैं और अदरवाइज भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी ज्यादा है। तो हम उनको उनकी भाषा में कैसे जवाब दे सकते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है उसको जरूर जिक्र करिएगा और उसको ही ध्यान में रखकर यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करिएगा मेंस के अंदर और इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे इंटरव्यू के अंदर भी देयर वाज 1 बोर्ड मेंबर जो कि आर्मी बैकग्राउंड से थे। आपके इंटरव्यू बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है और वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू का जो ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आप 60 सेकंड्स के अंदर रिकॉर्ड करके ऑडियो अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप exam.netmoc.com पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से मुझे मार्क्स बताएं, आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है ये कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। और इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय।